रात के 10 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ साइलेंस में प्रस्तुत है एक कहानी। कहानी का शीर्षक है प्यार में मजहब की दीवार। प्रीतेश काफी धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। अक्सर वह व्रत उपवास किया करता था। वह भगवान शिव के मंदिर में बैठकर अक्सर ध्यान व पूजा अर्चना किया करता था। हालांकि उसके माता पिता तो भगवान ने बचपन में ही उससे छीन लिए थे। उसकी बुआ ने किसी तरह उसका लालन पालन किया था। उसके पिता की कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं, लिहाजा वह मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। क्लास में वह अक्सर अव्वल नंबर लाकर पास होता था। प्रीतेश की बुआ के 2 लड़के और भी थे, लिहाजा बुआ का अपने लड़कों पर अधिक स्नेह होना स्वाभाविक ही था। वह सोचता था कि बुआ के घर मुझे खाना और रहना मिल जाता है, यह भी कोई कम नहीं है। 10वीं कक्षा के बाद वह साइंस लेना चाहता था, लेकिन पैसों के अभाव में उसे आर्ट्स ही लेना पड़ा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसने पास के ही एक सरकारी कॉलेज में बीए में प्रवेश ले लिया। शाम के समय में वह योगा क्लास लिया करता था। योगा सिखाते सिखाते उसका शरीर भी एकदम सुडौल हो चुका था। रंग उसका सांवला ही था, लेकिन नयन नक्श काफी खूबसूरत थे। वास्तव में वह काफी आकर्षक लगता था। कॉलेज के 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन बहुत सारे छात्र छात्राएं कॉलेज के गेट के सामने खड़े आपस में बतिया रहे थे। तभी एक सफेद रंग की टाटा सुमो आकर रुकी। सभी का ध्यान सहसा उस कार की ओर गया। कार से मरून रंग की ड्रेस पहने एक लड़की उतरी। उसने हल्के हरे रंग का दुपट्टा डाला हुआ था। बाएं हाथ में मरून रंग की ही घड़ी पहनी हुई थी। वास्तव में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। दरअसल वह शहर के जाने माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसायी सत्तार मियां की बेटी समरीन थी। सत्तार मियां जरा सख्त किस्म के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा शाहिद भी था, वह इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन सत्तार मियां ने बेटी को पास के ही कॉलेज में बीए में दाखिला दिया था। वे बेटे और बेटी दोनों से बेहद प्यार करते थे। बीए के छात्र अक्सर 1 या 2 लेक्चर के बाद क्लास से भाग जाते थे। वे अक्सर कैंटीन में बैठकर गपबाजी किया करते थे, लेकिन प्रीतेश घर न जाकर लाइब्रेरी में अकेले ही पढ़ाई किया करता था। दरअसल कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें पब्लिक सर्विस परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। उसने सेमिनार ध्यान से सुनकर परीक्षा की किताबों की एक लिस्ट बना ली थी। उन पुस्तकों को पढ़कर वह नोट्स तैयार किया करता था। उसे पता था कि दिल्ली जाकर कोचिंग करना तो उसके नसीब में कहां रखा, लिहाजा उसने ऐसे ही राज्य सेवा में भाग्य आजमाने का सोच रखा था। एक दिन वह लाइब्रेरी में ज्योग्राफी के नोट्स बनाने में तल्लीन था। तभी समरीन पीछे से आकर चुपचाप खड़ी हो गई। दरअसल वह ध्यान से नोट्स देख रही थी। काफी देर वह पीछे से चुपचाप देखती रही, फिर शांति भंग करते हुए बोली, माजिद हुसैन है ना ये बुक? चौंककर प्रीतेश ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे समरीन खड़ी थी। समरीन ने आज नीले रंग की जीन्स और पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके स्ट्रेटनिंग किए हुए बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें नीले रंग की थी, साथ ही उसने आज नीले रंग की ही घड़ी पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ से वह कंधे पर रखे हुए बैग को संभाले हुए थी। एक पल को तो प्रीतेश को कुछ समझ नहीं आया। फिर वह संभलते हुए बोला, जी माजिद हुसैन ही है। तो आप भी उत्तर प्रदेश राज्य सेवा की तैयारी कर रहे हैं? समरीन ने पूछा। जी नहीं, बस ऐसे ही खाली वक्त में थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, प्रीतेश ने जवाब दिया। समरीन कुछ मुस्कुराई और बोली, मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। मेरे अब्बू मुझे दिल्ली तो भेजते नहीं, तो ऐसे खुद से ही तैयारी करने की कोशिश करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रीतेश ने कहा। उसके बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिल जाते थे। बातचीत का सिलसिला चलता रहा। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे समरीन ने कहा, प्रीतेश मुझे बहुत भूख लगी है, चलो टिफिन खाते हैं। जी नहीं, आप खाइए, मैं तो घर से खाकर आया हूं, प्रीतेश ने कहा। क्यों, तुम टिफिन नहीं लाते क्या? समरीन ने पूछा। हाँ, मुझे टिफिन लेकर चलना पसंद है, प्रीतेश ने जवाब दिया।
अच्छा चलो, मेरा टिफिन तो शेयर करोगे ना, समरीन ने कहा। इस तरह मुलाकात चलती रही। दोनों की बातचीत प्यार में कब बदल गई, ना तो समरीन को पता चला, न ही प्रीतेश को। बीए के 2 साल कब गुजर गए, अंतिम वर्ष आ गया, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन समरीन ने कहा, देखो प्रीतेश, अब कॉलेज खत्म होने वाला है। तुम अब्बा से बात करने मेरे घर कब आओगे? जब तुम कहो तब आ जाऊंगा, प्रीतेश ने जवाब दिया। दरअसल समरीन को लगता था कि अब्बा उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे उनकी बात मान लेंगे। ईद के दिन समरीन ने प्रीतेश को अपने घर दावत पर आमंत्रित किया। प्रीतेश ईद की सिमैया खा रहा था। समरीन के अब्बू भी सामने ही बैठे हुए थे। तभी समरीन बोली, अब्बू, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। उसके अब्बू ने कहा, बताओ, लेकिन पहले आप वादा करो कि आप नाराज नहीं होंगे। हाँ बेटा बोलो, मैं तुम्हारी किसी बात पर कभी नाराज हुआ हूं क्या? बोलो अब क्या फरमाइश है? अब्बू, हम प्रीतेश से प्यार करते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, समरीन ने कहा। अचानक सत्तार मियां के हाथ से खाने की प्लेट गिर गई। वह गुस्से में लाल ताल हो गए। फिर गुस्से में बोले, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? लोग मुझे क्या कहेंगे? एक हिंदू के साथ तेरी शादी करूं? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है, बदतमीज कहीं की। फिर प्रीतेश की तरफ देखते हुए बोले, तेरी ये मजाल हरामजादे, इससे पहले कि मैं ये गिलास फेंककर तेरा सिर फोड़ दूं, निकल जा मेरे घर से। प्रीतेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अंकल। तभी सत्तार मियां बिफरते हुए बोले, जल्दी दफा हो जाए यहां से। प्रीतेश चुपचाप उठकर निकल गया। उस दिन के बाद समरीन को कॉलेज नहीं जाने दिया गया। उसके अब्बू ने मोबाइल भी उससे छीन लिया। समरीन को उसके अब्बू से ऐसी उम्मीद न थी। प्रीतेश हर दिन लाइब्रेरी में जाकर बैठने लगा। उसे उम्मीद थी कि समरीन जरूर आएगी। धीरे धीरे 3rd ईयर की परीक्षा आ गई। समरीन की अम्मी ने किसी तरह उसके अब्बू को मना लिया कि 3 साल पढ़ी है, उसे इम्तिहान तो दे देने दो, वह ग्रेजुएट हो जाएगी। समरीन कॉलेज पहुंचकर प्रीतेश से मिली और खूब रोई। वह प्रीतेश से कहने लगी, मुझे ले चलो प्रीतेश। लेकिन कहाँ, प्रीतेश ने कहा, यहाँ से बहुत दूर निकल चलते हैं। ठीक है, मैं कल सोचकर बताता हूँ, प्रीतेश ने कहा। दूसरे दिन सोच विचार कर प्रीतेश ने कहा, ठीक है समरीन, हम परीक्षा के आखिरी दिन यहाँ से निकल चलेंगे। तुम अपने जरूरी दस्तावेज साथ लाना। परीक्षा के आखिरी दिन से पहले प्रीतेश ने अपनी योगा क्लास के सभी बच्चों से कुछ फीस वसूल की। कुछ पैसे उसके पास पहले से थे। बैग में कुछ कपड़े रखे और कॉलेज आ गया। समरीन भी कपड़े तो न ला सकी, लेकिन उसके पास जो ज्वेलरी थी वह सब लेकर आ गई। परीक्षा समाप्त होते ही दोनों पीछे के गेट से बाहर निकले। नैनीताल जाने वाली ट्रेन उन्हें मिल गई। दोनों उसमें बैठकर नैनीताल के लिए निकल गए। इधर समरीन को उसके घर वाले ढूंढने लगे। प्रीतेश की बुआ के घर समरीन का छोटा भाई शाहिद खुद गया। उसके साथ 4-5 और लोग भी थे। सभी के हाथों में लाठी, डंडा, गुप्ती और तलवार जैसे हथियार थे। प्रीतेश की बुआ के घर के बाहर जाकर शाहिद चिल्लाने लगा, ए कमीने, निकल बाहर, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बुआ बाहर निकलकर बोली, लेकिन हुआ क्या है? अरे आपके बेटे ने बहला फुसला कर मेरी बहन को लाया है। कहाँ छुपा रखा है? बाहर निकालो उसे। अरे बेटा, वो कलमुहा तो आज घर पे ही नहीं आया। पैदा होते से ही पहले वो अपने माँ बाप को खा चुका है, अब हमें भी नहीं जीने दे रहा है, प्रीतेश की बुआ ने कहा। झूठ बोलती है बुढ़ी, अभी हम अंदर जाकर देखते हैं, कहकर वे सभी घर के अंदर गए। लेकिन प्रीतेश वहां होता तो मिलता ना। उसकी बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, देखो बेटा, तुम्हें उसके साथ जो करना है करो, लेकिन हमें तंग ना करो, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर वो यहाँ आया और हमें पता चला तो हम तुम लोगों को भी खत्म कर देंगे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। समरीन के बेडरूम में शाहिद को एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे अब्बू जान, भाईजान और अम्मी जान। अब्बू, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन मैं प्रीतेश के बिना नहीं रह सकती। अब्बू, आपके प्यार को मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। और भाई,
तू तो मेरे कलेजे के टुकड़े जैसा है। मुझे तेरी याद हमेशा आती रहेगी। तू खूब पढ़ना और अपनी इंजीनियरिंग पूरी करना और अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। अम्मी अब्बू मेरी बहुत याद करेंगे, लेकिन आप उन्हें मेरी याद ना आने देना। उनका दिल बहलाते रहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज, तुम्हारी समरीन। इधर समरीन और प्रीतेश ने कोर्ट मैरिज कर ली। वे दोनों नैनीताल में किराए का एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगे। दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ाने लगे। दोनों की कमाई से उनका खर्च आराम से चल जाता था, लेकिन समरीन अक्सर उसके अपने अम्मी अब्बू और भाई को याद करके रोया करती थी। प्रीतेश उसे समझाता, चिंता न करो, कभी तो अम्मी अब्बू हमें स्वीकार करेंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन प्रीतेश घर आया और समरीन से बोला, आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वह आंख बंद करके प्रीतेश पर भरोसा करती थी। समरीन ने आंखें खोली तो उसके हाथ में 2 प्रिंट आउट थे, जिस पर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लिखा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझते देर न लगी कि यह राज्य सेवा की परीक्षा जो उन्होंने साथ में दी थी उसका परिणाम है। समरीन की 4थी रैंक थी और प्रीतेश ने 7वीं रैंक हासिल की थी। दोनों को ही डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ था। समरीन और प्रीतेश दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एसडीएम पद पर ज्वाइन किया। एक दिन 2 लाल बत्ती की गाड़ियां सत्तार मियां के घर के सामने आकर रुकी। उसमें से कुछ पुलिस वाले बाहर निकले। सत्तार मियां और उनकी बेगम ने कुतूहलवश देखा कि माजरा क्या है। तभी उसमें से प्रीतेश और समरीन बाहर निकले। दोनों ने सत्तार मियां की दहलीज पर पैर रखा ही था कि धड़ाम से घर का दरवाजा बंद हुआ और एक आवाज गूंजी, तू हमारे लिए मर चुकी है, यहाँ तेरे लिए अब कोई जगह नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जा। समरीन को पहचानते देर न लगी कि यह उसके अब्बू की आवाज है। समरीन और प्रीतेश काफी देर तक वहीं खड़े रहे। समरीन रो रो कर आवाज देती रही, अब्बू, अम्मी, शाहिद भाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वे दोनों रोते बिलखते वापस चले गए। वक्त गुजरता गया। एक दिन समरीन ने अपनी अम्मी को फोन लगाया। उसकी अम्मी ने उसके अब्बा की अनुपस्थिति में बात की। बहुत दिनों बाद समरीन को अपनी माँ से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर तो वह अक्सर माँ से फोन पर बात करने लगी। एक दिन समरीन और प्रीतेश शाम को मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी समरीन के मोबाइल पर एक नंबर फ्लैश हुआ जिस पर लिखा था अम्मी। वह सोचने लगी, आज अम्मी का फोन इतनी रात कैसे। फिर भी एक हाथ से वह फोन उठाकर बोली, हाँ अम्मी बोलो। उधर से कुछ आवाज आई और समरीन के हाथ का निवाला नीचे गिर गया। वह बोली, क्या अम्मी तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। फिर वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से प्रीतेश को कुछ समझ नहीं आया। वह समरीन को संभालते हुए बोला, लेकिन हुआ क्या है? समरीन समरीन। लेकिन समरीन बेहोश थी। तभी उसने थोड़ा सा पानी समरीन के मुंह पर मारा। वह होश में आई, लेकिन वह अभी भी रोए जा रही थी। रोते रोते बोली, मेरे शाहिद को कैंसर हो गया है। दिल बैठ गया प्रीतेश का भी। आखिर शाहिद उसके प्यार का भाई था। दोनों अगले दिन फिर से शाहिद को देखने के लिए गए, लेकिन उसके अब्बू ने मिलने से इनकार कर दिया। समरीन अब बस दिन रात रोती रहती थी। उसे खाने का भी कोई ध्यान नहीं था। इधर सत्तार मियां जी जान से शाहिद का इलाज कराने में जुटे हुए थे, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा था। मुंबई तक ले गए, यहाँ तक कि उनकी दोनों गाड़ियां और मकान भी बिक गया। लेकिन शाहिद की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई। अब तो सत्तार मियां के पास न तो पैसे थे, न बेचने को कोई जायदाद थी। शाहिद को व्हील चेयर पर रख दिया गया था। वह खुद उठ भी नहीं पाता था। खांसते खांसते उसे खून की उल्टियां हो जाती थी। तभी एक दिन समरीन और प्रीतेश पहुंचे। प्रीतेश ने कहा, अब्बू हमें इस बार मत रोकना, हम शाहिद भाई को अमेरिका ले जाकर इलाज कराना चाहते हैं। हमारे नसीब में जो लिखा होगा वो होगा, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, सत्तार मियां ने गुस्से में कहा। तभी समरीन की अम्मी ने रोकते हुए कहा, ले जाने दो ना, हमारे खानदान का इकलौता चिराग है। सत्तार मियां खामोश हो गए। समरीन और प्रीतेश ने 80 लाख रुपए का मेडिकल लोन लिया था। उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस बुक की। समरीन, प्रीतेश और शाहिद तीनों अमेरिका रवाना हो गए। वहां अस्पताल में समरीन और प्रीतेश लगातार शाहिद की देखरेख करते रहे।
वे अक्सर शाहिद के बेड पर बैठकर रोते रहते थे। शाहिद को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी आपा और बहनोई उससे कितना प्यार करते हैं। डॉक्टरों की लगातार मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे शाहिद की खांसी कम होने लगी। वह उठकर बैठने भी लगा। वह प्रीतेश को बहनोई बुलाने लगा। 2 महीने में वह पूरा ठीक हो चुका था। अंत में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वापस फ्लाइट पकड़कर वे एयरपोर्ट पर अपने शहर में उतरे। तभी अगवानी के लिए सत्तार मियां और उनकी बेगम वहां पहुंच गए थे। सत्तार मियां ने देखा कि व्हील चेयर पर जाने वाला उनका बेटा तेज कदमों से चलते हुए उनकी ओर आ रहा है। वह उसके पिता के गले लगकर रोने लगा। शाहिद बोला, अब्बू, मुझे दूसरी जिंदगी दी है आपा और बहनोई ने। सत्तार मियां ने प्रीतेश को गले लगा लिया। अपने रिश्तेदारों को परिचय कराते हुए सत्तार मियां बोले, ये है मेरा बड़ा बेटा प्रीतेश।